Okay. Today we will discuss circulation. Circulation या परिसंचरण तंत्र हिंदी माध्यम में सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या हम स्टडी करेंगे? देखिए, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फ एंड अदर ऑर्गन जो भी इसे रिलेटेड है सिस्टम से, उसकी हम बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, किसी भी लिविंग बीइंग का, उसमें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ऑक्सीजन होती है ना, गैसेस होते हैं, और कुछ हमारे पास वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और यूरिया वगैरह, क्रिएटिन, इस तरह के लैक्टिक एसिड, ये सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, काम की चीज़ें हैं, उनको टिश्यूज तक पहुंचाना है, शरीर तक, पूरी बॉडी के सेल्स तक, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां से लेकर के आना है और फिर बॉडी से बाहर निकालना है। ये बात समझ आ गई सबकी? इसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ये काम कर सके। राइट? सबकी समझ आ गया? हिंदी माध्यम वाले, एक ऐसा तंत्र चाहिए, एक ऐसे सिस्टम चाहिए जो सामान को इधर से उधर और उधर से उधर कर सके। समझ गए? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है हमारे पास? आप जानते हैं, तो हमारे पास हार्ट होता है पंप करने के लिए, और वेसल्स होती हैं, बड़ी वेसल्स, वेसल्स दो ये हमने वेसल्स लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक तो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, और यहीं पर हम लिख सकते हैं लिम्फ में लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। ठीक है? और ब्लड की बात करेंगे, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो ये पूरा सिस्टम काम करता है, बॉडी से लेकर के जो वेनस सिस्टम है वो वापस लेके आएगा हार्ट में, वहाँ से उसको पंप किया जाएगा लंग्स में, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आएगा, हार्ट में आकर के फिर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हार्ट पंप करेगा, और वो एओर्टा से होकर के पूरी बॉडी में फैल जाएगा, चला जाएगा। जैसे यहाँ पे किडनी लगी हुई है आपकी, तो यहाँ पे रीनल आर्टरी होती है, ऐसे हर इसी तरह यहाँ पे सीलिएक ट्रंक होता है, जो इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें होती हैं, हम खाना खाते हैं, जीआई सिस्टम को, पूरे ऑल बॉडी सिस्टम्स they receive the blood from circulatory system, and all bodies, all tissues, cells, they give their waste products into the blood to be excreted from the body. समझ गए? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टिश्यूज तक जाने हैं, सेल्स तक, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आकर के बॉडी से बाहर आने हैं। और ये सारा सिस्टम आपका वीनस सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके यहाँ लाया जा रहा है, यहाँ ला करके उसको लंग्स में छोड़ा जा रहा है, और लंग्स से उसको बाहर निकाला जा रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन को यहाँ से लिया जा रहा है लंग से, और ऑक्सीजन को ले करके जो हमारा ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, उसके साथ उसको जोड़ करके और उसको फिर हार्ट पंप कर रहा है, और उसको पूरी बॉडी में एओर्टा से, आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, फिर आके हम आपके बिल्कुल टिप मोस्ट पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी तक वो जा रही है ऑक्सीजन। उसके बाद राइट कॉमन इलियक, लेफ्ट कॉमन इलियक, आइलियक, फीमोरल वेसल, फिर पूरा आपके टिप तक चली जाती है ऑक्सीजन, वहाँ से वापस लेकर के, ये सिस्टम है पूरा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? ये समझ आ गया। अब इसमें हमारा जो मेन है, कुछ आप प्रिमिटिव एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे स्पंजेस होते हैं, ये सारा सर्कुलेशन जो है, ये जो चलता है फ्लूइड का, ये अलग अलग जो एनिमल्स हैं उसमें अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे अगर हम बात करें स्पंजेस की, तो उसमें क्या है, जैसे स्पंज पानी में रहता है तो वो वाटर, पानी अंदर जाता है और पानी बाहर निकल जाता है बॉडी से। जब वो अंदर आता है तो उसी से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है एनिमल, और उसी में वो ऑर्गेनिज्म अपना कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट डाल देता है, वो बाहर निकल जाता है। ये सबसे सिंपल एकदम प्रिमिटिव सिस्टम है। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसके लिए फिर आपको एक फ्लूइड चाहिए जिसको हम ब्लड कहते हैं,
और वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। और एक दूसरा फ्लूइड होता है जिसको मैंने वहाँ लिम्फ लिखा है। लिम्फ में भी जो सेल्स हैं वो अपना प्रोडक्ट्स डाल देती हैं और वहाँ से ले लेती हैं। तो एक लिम्फ हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो पहला हमने जो इसके अंदर चल रहा है आपकी वेसल्स के अंदर वो ब्लड है। तो पहला हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। इसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, और क्या होता है? सेल्स होते हैं। सेल्स भी आप जानते हैं, WBC होते हैं, RBC होते हैं और WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया था। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा मैंने आपको बताया था अगर सेल्स को हटा दें तो जो फ्लूइड उसका बेस बनता है, आपको एग्जाम्पल दिया था जूस का मैंने। तो जो बेस है, जो जिसके अंदर ये खुला रहता है सब कुछ, RBC WBC रहते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। 90 to 92% इसमें वाटर होता है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर 6 to 8% होता है प्रोटीन्स, जिसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, वाटर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये 3 मेजर प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन लिख लो, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये मेजर प्रोटीन, इनका परसेंटेज होता है 6 to 8%। तो ये प्लाज्मा के अंदर ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं फाइब्रिनोजन क्या काम करता है? ये ब्लड की क्लॉटिंग का काम करता है। कहीं भी चोट लगती, कट लगती तो थोड़ी देर के बाद वहाँ जम जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। क्लॉटिंग, खून का जमना या कोगुलेशन। क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसके अलावा क्या होता है? ग्लोबुलिन्स जो रहते हैं, ये जो ग्लोबुलिन्स मैंने लिखा है, ग्लोबुलिन्स, इनका बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई भी बाहर की चीज है, वो बॉडी में घुसती है, केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, तो ये उसको अटैक करती है। तो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स भी होता है, वो भी प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। मैंने ये ऊपर लिखा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना बॉडी में, ग्लूकोज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब अगर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा में से अगर आप ये क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड को जमाने का, क्लॉट करने का काम करते हैं। क्लॉट जानते हैं? क्लॉट किसे कहते हैं? ब्लड क्लॉट, खून का जो थक्का जमा होता है, कहीं चोट लगती है तो एक जमा हो जाता है, रेड क्लॉट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड थक्का, या इंग्लिश में क्लॉट कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। तो अगर आप इसमें से ये कोगुलेटिंग फैक्टर्स ये निकाल दें तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड सीरम। सीरम क्या होता है? किस किसने सीरम देखा है? हाथ खड़े करो। क्या होता है सीरम? हाँ, ब्लड के कोगुलेशन फैक्टर और सेल्स जो हैं वो निकाल दीजिए। आप ब्लड इसमें भर लीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए, तो वो RBC सब बैठ जाएंगे नीचे और क्लॉट बन जाएगा और ऊपर की तरफ एक पानी जैसा रह जाएगा, येलो कलर का, दैट इज कॉल्ड सीरम। आपने अपने भी देखा होगा, अगर चोट लग जाए तो एक थक्का बन जाए, बाद में पानी सा रह जाता है, चिपचिपा सा, दैट इज कॉल्ड सीरम। ये सीरम, ठीक है, मुझे लगाने वाला सीरम। हाँ,
फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम बात करेंगे जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो क्या होता है। हमने बताया आपको इरिथ्रोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट्स होती है। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। पता है बच्चों, पढ़ के आए हैं, सबने पढ़ लिया जाके। अब आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो अप टू 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं ब्लड में हमारे। और ये कहाँ बनते हैं? एडल्ट रेड बोन मैरो में बनते हैं। जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो मालूम है क्या होता है? कौन बताएगा? बोन मैरो हमारी बोन्स जो होती हैं, उनकी जो कैविटीज होती है, उस कैविटी के अंदर जो भरा हुआ होता है जिसे तुम खा जाते हो वो दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। तो वेज बच्चे में नहीं पता होगा। लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स को अगर काट दे तो बोन्स के अंदर कैविटी निकल जाती है, खाली रहती है अंदर। उसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। उसके अंदर ये इरिथ्रोपोइसिस होती है। जो ब्लड बनता है हमारा, आरबीसी बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? लॉन्ग बोन्स के अंदर, बोन मैरो बनता है। तो हड्डियों के अंदर सब्सटेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर इनका कंस्ट्रक्शन होता है, आपके आरबीसी आर फॉर्म। और ज्यादातर आरबीसी जो होते हैं वो न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस लेस होते हैं और बाइकॉन्केव होते हैं, ऐसे चिपके हुए होते हैं। और इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसे हम आरबीसी ऐसे होते हैं, बाइकॉन्केव। और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, HB। ठीक है। बाइकॉन्केव होते हैं, रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, उसकी वजह से हम रेड ब्लड सेल्स इनको कहते हैं। और ब्लड का कलर भी उसकी वजह से रेड होता है। नॉर्मली अगर आप हीमोग्लोबिन की वैल्यू निकालेंगे तो 12 to 16 नॉर्मल वैल्यू होती है पर 100 ml, 12 से 16 ग्राम। ठीक है, ये आपका हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज, 120 दिन के बाद ये आरबीसी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है 120 डेज में, और नए आरबीसी मिल जाते हैं। ये कहाँ डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का? जाके एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसे स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ समझो ऐसे आना होता है स्प्लीन, राइट साइड में लीवर होता है, आपको मालूम है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन के अंदर इनका डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी टेक्स प्लेस इन द स्प्लीन, और इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। हाँ, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं की कब्रगाह, इट इज द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इनको व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और इसमें न्यूक्लिएटेड भी होते हैं और ग्रेनुलेशन होता है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको दो पार्ट में बांट देते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को दो में बांट देते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल नहीं। ग्रेनुलोसाइट्स में पॉलीमॉर्फ होते हैं, मोनोसाइट बेसोफिल होते हैं, इसमें और एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स होती है और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट फिर दो तरह की होती है, बी सेल और टी सेल। ये पता है? नहीं पता। ये हमने जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इनको इसकी जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये तो आपका आरबीसी हो गया बाइकॉन्केव, ठीक है, आरबीसी। उसके बाद प्लेटलेट्स तो बहुत स्मॉल ऐसे फ्रेगमेंट टुकड़े जैसे प्लेटलेट्स। उसके बाद हम बनाते हैं मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल बनाते हैं, पॉलीमॉर्फ। तो इसमें इस तरह से ऐसे न्यूक्लियस होता है, इस तरह 3, 5, 4, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल्स।
उसके बाद एक दूसरी आपकी ग्रेनुलोसाइट होती है इस्नोफिल और बेसोफिल। इओसिनोफिल होती है और इसी तरह से बेसोफिल होती है। इस्नोफिल ई, बेसोफिल का बी। ये सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक है। बेसोफिल में भी न्यूक्लियस भी होता है और बहुत सारे इसमें ग्रेन्यूल होते हैं, लेकिन होता है नहीं, इसमें भी इस तरह से ग्रेन्यूल होते हैं इसमें भी, ठीक है। तो इस्नोफिल, बेसोफिल, पॉलीमॉर्फ। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं है, सिंपली ये न्यूक्लियस है। और इसी तरह ये लिम्फोसाइट है, इसमें भी कोई ग्रेन्यूल नहीं है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब समझ के बाद लिम्फोसाइट फिर दो तरह की मैंने वहां लिखा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस में सिंथेसिस होता है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से आती है। ये इम्यूनिटी में काम करती हैं, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कुव्वत मदाफियत, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत, उसमें इनका रोल होता है, ठीक है। इसी तरह एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उसमें भी ये सारी लिम्फोसाइट्स काम करती हैं। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये मेगा कैरियोसाइट एक सेल होती है, प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो के अंदर एक सेल होती है मेगा कैरियोसाइट। ये उसके टूटने से ऐसे बन जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंटेड। ये इरेगुलर होते हैं और इनका मेन रोल क्या होता है? ब्लड कोagulation। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो खून का थक्का नहीं बनेगा, पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये प्लेटलेट्स वहाँ रोल प्ले करते हैं। जो फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये सब क्लॉटिंग होती है, वहाँ पे जाके प्लेटलेट गुच्छा बना लेते हैं, ठीक है। डेंगू में, डेंगू चलता है, आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स गिर गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, तो ये वो प्लेटलेट्स होते हैं। इनका लेवल लॉस ऑफ प्लेटलेट्स हो जाता है डेंगू फीवर में, स्पेशली वायरल डिसीजेस में बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल 1.5 to 2.5 लाख तक ये नॉर्मल होते हैं। 1.5 to 2.5 लाख पर क्यूबिक एम। उसके बाद ये हो गया आपका सारा ब्लड के बारे में। अब एक चीज आपने और सुनी होगी ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप क्या होता है ना? ये ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है? आप जानते हैं कि एक किसी भी बंदे का ब्लड किसी दूसरे बंदे को ऐसे ही नहीं चढ़ाते हैं, क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके हम देखते हैं उसका ग्रुप क्या है। तो एक तो होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा होता है RH टाइप में, RH। तो हम बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, क्या है, B नेगेटिव है, O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है। तो ये किस तरह से हम पता लगाते हैं? तो दो जो सरफेस है, RBC की जो सरफेस है उसकी, उस पर कुछ एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन, एंटीबॉडी। ये क्या होता है? पहले ये बता। एंटीजन, एंटीबॉडी कोई बताएगा तुमने? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी, ये क्या मुसीबत? एंटीजन कोई भी चीज जब वो हमारी बॉडी में घुसती है तो वो एक रिएक्शन बॉडी में करती है, उसके अगेंस्ट कुछ केमिकल बन जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। तो जो चीज है, जैसे मसलन अब ये मैं जनरल एक परिभाषा दे रहा हूँ। मान लीजिए वायरस आता है अंदर कोई, तो कोई भी वायरस आया है अंदर, तो ये तो है एंटीजन, और इसके अगेंस्ट जो ये हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बने मॉलिक्यूल, ये है एंटीबॉडी। वायरस है, बैक्टीरिया है, तो नॉर्मली ये उस चीज की सरफेस पे ही होते हैं, ये भी एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन ये क्रिएट ए चेन ऑफ रिएक्शन इन द बॉडी व्हिच फॉर्म्स एज these proteins which will kill that thing, तो that is called एंटीबॉडी। एंटीजन, अब हमारे जो आरबीसी है उसके सरफेस पे इस तरह के एंटीजन होते हैं, उनको हम ABO ब्लड ग्रुपिंग में यूज करते हैं। क्या क्या होते हैं उनका हम नाम रखते हैं? ABO, ये तो है हमारे एंटीजन, ब्लड ग्रुप का नाम। ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ABO। अब इसमें एंटीजन क्या होता है?
एंटीजन पूरा लिख देते हैं एंटीजन। इसमें एंटीजन ए होता है, इसमें बी होता है, इसमें ए बी होता है, इसमें कोई नहीं होता, जीरो होता है, नहीं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अभी बताएंगे, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जैसे किसी बंदे का ब्लड ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटी बी, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा में बताया था ना अभी, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, एंटीबॉडीज होती है, प्रोटीन्स होती है। उसी तरह इसमें बी ब्लड ग्रुप है तो बी है, यहाँ पे एंटी ए होगी, मतलब इसको हम ए का ब्लड ग्रुप नहीं चला सकते। ए भी जो ब्लड ग्रुप जिस बंदे का होगा उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नील एंटीबॉडी। और जो ओ ब्लड ग्रुप जिस बंदे का होगा उसमें एंटीजन तो कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटी ए और एंटी बी। अब डोनर्स ग्रुप क्या हो सकते हैं, इनको हम कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं? डोनर्स ब्लड, ए को हम ए दे सकते हैं और थ्योरेटिकली ओ भी दे सकते हैं। इसी तरह बी को हम बी दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को। ए बी वाले को आप कोई भी दे सकते हैं, ए बी ओ, ए बी ओ, और ओ ब्लड ग्रुप वाले को ओ ही चलेगा, इसको दूसरा नहीं दे सकते। ठीक है, तो चूंकि ये सबका ब्लड ले सकता है इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ये सबको ब्लड दे सकता है इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर, और ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबका खून पी सकते हैं। ए बी वाला जो है सबका खून पी, कौन कौन है ए बी वाले और ओ वाले कौन है? बस दो। और बी वाले कौन है? बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वाले कौन कौन है? याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 अच्छा, ए वाले 1 2, और ए बी वाले 1 2 3 4, ओ वाले 1 2 3, तो सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव वाले ये पढ़ाना चाह रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, नहीं ना? अब याद रहेगा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी। कोई नेगेटिव वाला भी है? ए नेगेटिव और फिर भी ए नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो सेम टू बी पॉजिटिव। चलो खैर, तो ये आप समझ गए, याद रहेगा ए ब्लड ग्रुप वाले। अच्छा, अब ये तो बात होगी थ्योरी, प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिकली हम ए को ए वाले चलाते, ओ वाला नहीं चलाते, अनटिल अनलेस इन डायर इमरजेंसी में कोई मिल ही नहीं रहा है तो कभी ऐसा दे देते हैं ओ का। और इसी तरह जो रिसिपिएंट होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी वाला, ऐसा नहीं है कि इसको बी ए ओ कोई भी दे देंगे, ए बी ही देते हैं। अगर नहीं मिल रहा है बहुत मुश्किल है तो फिर एक रेयर बात है, उसमें यह है कि इसकी जान बचाने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये भी आपको पता चल गया कौन सा सबसे ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, तो ये चीज। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो ब्लड आरबीसी है हमारा, और पूरा का पूरा जो ब्लड है उसके अंदर और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, एमएन, केली, डफी, ठीक है, बस ये नाम ही है, बहुत सारे, बहुत कीमती होती है, उसको छोड़ दो। हम बस दो की बात करते हैं, एबीओ सिस्टम और दूसरा मैंने लिखा आरएच सिस्टम। अब ये आरएच क्या होता है ये और समझो, आरएच चाहिए, ठीक है, आरएच ये बंदर होता है रीसेस मंकी, ठीक है,
उसके अंदर ये पाया गया तो उसके नाम पे इसको हम RH ग्रुपिंग कहते हैं। जिनके अंदर ये RH एंटीजन होता है उनको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं होता उनको बोलते हैं RH निगेटिव। और जो भी ब्लड ग्रुप है बंदे का उसके साथ ही हम लगा देते हैं, जैसे बी है तो कह देते हैं बी पॉजिटिव। इसका मतलब यानी बी जीरो में बी है उसका और RH उसका पॉजिटिव, ठीक है, RH ब्लड ग्रुप। इसका स्पेशल एक सिग्निफिकेंस होता है मदर्स में। मदर्स में क्या सिग्निफिकेंस होता है? अच्छा, एक तो आप ये बात समझ लो कि अगर ब्लड का मिसमैच होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा फिर और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे हमने बी ब्लड ग्रुप के बंदे को ए का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो जो बी है उसके ब्लड के अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज हैं पहले से, है कि नहीं है? अभी तो हमने पढ़ा उसमें। तो जैसे ही हम उसका ए का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड में डालेंगे तो जितने भी डोनर के आरबीसी हैं उसके एंटीजन सरफेस पे कौन सा है? ए, और अंदर एंटीबॉडी ए पहले से ही है, तो एंटीबॉडी आके इन सबको अटैक कर देंगी क्योंकि उनके लिए तो फॉरेन मटेरियल है ए। तो वो सारे के सारे जो डोनर के आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्लॉट बन जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी और वो क्लॉट जाके इधर उधर किडनी में, ब्रेन में, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, स्किन में आ जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों, इट्स ए वेरी डेंजरस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करेंगे आप अच्छे से उसका पढ़ेंगे, कौन डोनर है, कौन रिसिपिएंट है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ठीक है, उसको वॉच करेंगे। जब आप ब्लड लगा देंगे तो उसको कोई रिएक्शन नहीं होगी, उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसको कोई चिलिंग तो नहीं हो रही, फीवर तो नहीं हो रहा, कुछ और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। और आप ऐसा देखेंगे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में कोई इस तरह का मिसमैच नहीं होता है, लेकिन अगर होता है इट इज कैटास्ट्रॉफिक। और नजीबाबाद में भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई कहीं पे, किसी हॉस्पिटल में कोई बता रहा था मुझे, उसकी पेशेंट की डेथ होने के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। तो अगर ए वाले को बी चढ़ाएंगे तो क्या होगा? ए के अंदर ऑलरेडी एंटी बी है, एंटीबॉडी तो पहले से है, बनने की जरूरत ही नहीं है, और तुमने ऊपर से उसको एंटीजन दे दिया, ब्लड चढ़ा दिया, तो जैसे ही बी जाएगा एंटी बी एंटीबॉडी जाएगा उसको अटैक करेगा। बात समझ आ गई? अब आ जाओ RH पे। RH क्या है? मान लीजिए RH मदर जो है वो RH निगेटिव, मॉम जो है वो RH निगेटिव है, उसके अंदर जो बच्चा आया वो ये तो है RH निगेटिव, जो बच्चा आया वो RH पॉजिटिव आ गया। अब पहली प्रेगनेंसी में तो कोई ब्लड मिक्सिंग तो होती नहीं, प्लेसेंटा से सेपरेटेड रहता है। मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे बेबी बना हुआ है। अब जब ये डिलीवर करता है बेबी तो थोड़ी सी ब्लड की मिक्सिंग होती है, एंड द मदर्स ब्लड इज एक्सपोज्ड टू फीटल ब्लड। तो जब फीटस का जो बच्चे का जो ब्लड है, जब वो माँ के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें एंटीबॉडी बन जाएगी, क्योंकि ये मैंने बताया RH पॉजिटिव है और माँ का ब्लड RH निगेटिव है। तो जब अगली प्रेगनेंसी होगी तो चांस ये है कि माँ के ब्लड में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है RH की। अब जब वो ब्लड फीटस में जाएगा तो फीटस को डैमेज करेगा, फीटल आरबीसी को डैमेज करेगा, तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा पेट में, और उसको एक कंडीशन हो जाएगी, बच्चा अंदर फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रॉप्स फीटैलिस। इसलिए इस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। किसको पता है ना? हाथ पकड़े। हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस किसको पता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस ये एक खतरनाक बीमारी होती है। फिर इसमें क्या होता है? बेबी के अंदर रहता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? इसको रोकने के लिए हम एंटी-RH एंटीबॉडीज देते हैं। जब पहली डिलीवरी हुई तो क्या देते हैं? एंटी-RH एंटीबॉडीज, जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं एंटी-D। ये किसने सुना है एंटी-D? अच्छा, हाँ, एंटी-D नहीं सुना? लगाते तो नहीं सुना? एंटीडी सुना है, मास्टरों ने सुना है, बच्चों ने
चलो अच्छी बात। अच्छा, तो ये आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड जब आप ये इंजेक्शन लगा देंगे तो जो भी एंटीबॉडीज बनी वो खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका RX प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे